नमस्कार, मैं विजय कुमार। मेरे YouTube चैनल देश परदेश में फिर से आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी के एक नायक, एक राजा, एक सुल्तान। बिल्कुल स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि आज हम क्यों उनके बारे में बात करें। इसलिए कि 2025 में फिर से टीपू सुल्तान के बारे में बहुत बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। बुद्धिजीवियों के बीच में एक विवाद का विषय है, चर्चा का विषय है कि टीपू सुल्तान को हम क्यों पढ़ें, क्यों उनके बारे में जानें। और इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, जब 2025 में NCERT के 8वीं क्लास की पुस्तक से टीपू के अध्याय को हटा दिया गया। तो ये बात और प्रासंगिक जैसी हो गई कि इस पर बात किया जाए। टीपू सुल्तान कौन थे, उनका क्या महत्व था, क्यों एक ख़ास तरह के लोग, तत्कालीन सरकारी व्यवस्था जिसमें शामिल है, वो टीपू सुल्तान से नाराज़ होते हैं, टीपू सुल्तान की बात नहीं करना चाहते। ऐसी ढेर सारी बातें हैं, उनको समेकित रूप में हम जानना चाहेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में ढेर सारी बातें हैं, सैकड़ों पुस्तक हैं, और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के युग में तो और सारी बातें अलग अलग तरह से बहुत आसानी से उनके बारे में जानी जा सकती हैं। टीपू सुल्तान की बात हम शुरू करते हैं टीपू सुल्तान के अंत से। 1799 से चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू मारे गए, टीपू शहीद हो गए, लड़ते लड़ते मरे। अंग्रेज़ों और मैसूर की लड़ाई में टीपू हैदर अली के वारिस थे, मैसूर के सुल्तान थे। और दक्षिण भारत में लगातार अगर कहीं से अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, मजबूत प्रतिरोध, तो वो टीपू सुल्तान थे। मराठे, निज़ाम सब अंग्रेज़ों के जद में आ चुके थे 18वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में ही। आसानी से जब प्रभाव का विस्तार ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शुरू किया, और ख़ास करके पलासी के युद्ध में जीत के बाद, बक्सर के युद्ध में जीत के बाद, जबकि भारत का बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ी प्रभाव में आ चुका था, तो दक्षिण भारत में एकमात्र जहाँ से अंग्रेज़ों को चुनौती मिल रही थी, अंग्रेज़ों को मजबूत विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो वो टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली ने भी अंग्रेज़ों से 2 आंग्ल मैसूर युद्ध किए थे, और दूसरे युद्ध के दौरान ही टीपू और प्रकाश में आए, जब अपने रण कौशल के वजह से दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो टीपू सुल्तान को हम सिर्फ इसलिए याद नहीं करते कि उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध किया। कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको सामान्य राजाओं से अलग करती है। ऐसे राजाओं का एक खास चरित्र रहा है, अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करना, ताकि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा किया जाए। एक राजाओं का सामान्य चरित्र था। और उस समय की जो राजशाही व्यवस्था थी, टीपू उसी श्रृंखला में दक्षिण भारत के मैसूर में एक बड़े सल्तनत के प्रभावशाली सुल्तान थे, राजा थे। लेकिन टीपू ने जिस तरह से अपना राजकाज चलाया, वो उनको सामान्य राजाओं से अलग करती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जिस सवाल ने टीपू को विवादास्पद बनाने का भी एक काम किया है, जिसके चलते टीपू सुल्तान की आलोचना भी होती है। वो है कि टीपू सुल्तान चूँकि इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, एक मुस्लिम शासक थे, तो उन्होंने हिंदुओं का ख्याल नहीं रखा। कुछ आलोचक ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का दमन किया। लेकिन ये सारी चूँकि बहुत पहले की बातें नहीं हैं, और ढेर सारी बातें तो बिल्कुल रिकॉर्डेड हैं, उनका पूरा साक्ष्य देखा जा सकता है, पुस्तकें हैं कि टीपू सुल्तान ने उल्टे एक मिश्रित संस्कृति को मजबूती दिया अपने राजकाज में, और जिनके प्रधान सेनापति ही पुनरैया जो
ब्राह्मण थे, वो लगातार थे और जिन पर टीपू को बहुत विश्वास था। उसके बाद टीपू एक ऐसे राजाओं में थे जिनका एक मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो ऑफ टीपू सुल्तान, और उसमें वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि धर्म के आधार पर शासन करने में हमारा कोई रुचि नहीं है, हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं। ये सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ तक देखते हैं कि श्रृंगेरी मठ, जहाँ शंकराचार्य का पीठ होता था, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ, वहाँ जब मराठा सेना के द्वारा हमला किया गया और श्रृंगेरी मठ को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया गया, तो टीपू ने उसकी मरम्मत में बड़ी धनराशि खर्च की। यहाँ तक ये बातें प्रमाणित होती हैं, इनका अभिलेखों में इसकी पुष्टि होती है कि टीपू किसी भी अपने बड़े मुहिम के पहले चाहते थे कि श्रृंगेरी के मठ शंकराचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। एक पत्र का इस तरह का उल्लेख हुआ है जिसमें उन्होंने शंकराचार्य को जगत गुरु लिखा है। तो ये बातें ये स्पष्ट करती हैं कि उनमें धार्मिक कट्टरता की बात नहीं थी। इसके साथ ही वो कई मंदिरों को नियमित रूप से धनराशि दिया करते थे, मंदिरों के काज को मंदिरें सुरक्षित रूप से चल सकें और वहाँ के पुरोहितों को, पंडों को एक व्यवस्थित ज़िंदगी मिले, इसके लिए लगातार उन्होंने सहयोग किया। मैसूर में दशहरा का आयोजन कोई नई बात नहीं है, ये पहले से हो रहा है। टीपू की उसमें खास रुचि होती थी और टीपू ने लगातार उसमें सहयोग किया। और अभी 10 साल पहले टीपू की एक अंगूठी नीलाम हुई ब्रिटेन में, ख़ास तरह की वो अंगूठी थी। और वो अंगूठी क्यों चर्चा में आई कि वो उस अंगूठी में जो 40 ग्राम से ज़्यादा की अंगूठी बतलाई जाती है कि उसमें देवनागरी लिपि में राम लिखा हुआ था। तो अब ये बातें स्पष्ट करती हैं कि टीपू को हम धार्मिक कट्टरता के श्रेणी में ला करके उनका अवमूल्यन करने का प्रयास नहीं कर सकते। टीपू वास्तव में इससे अलग थे। हाँ, कुछ ऐसे भी क्षेत्र जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी क्षेत्र थे जिस पर टीपू ने हमला किया। और इसमें बातें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं कि वो ऐसे क्षेत्र थे जो किसी न किसी रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाँ से सहयोग मिलता था, तो ऐसे क्षेत्र पर उन्होंने हिंदुओं पर भी हमले किए, हिंदू क्षेत्रों पर भी, मुस्लिम क्षेत्रों पर भी हमले किए। और फिर ये धर्म की बात कुछ जमती नहीं है तार्किक रूप से, क्योंकि टीपू से लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों ने नहीं की। टीपू के बड़े दुश्मन निज़ाम भी थे, वो तो मुसलमान थे। जिस युद्ध में टीपू लड़ते लड़ते मारे गए, और उस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ तीनों साथ थे। तीनों ने मिल के टीपू का साथ किया, सफाया किया, टीपू को ख़त्म करना चाहा और वो सफल हुए। इसके पहले टीपू का क्या विज़न था? तो टीपू एक कूटनीतिक क्षमता वाले आदमी थे और उन्होंने मराठा शासक और निज़ाम दोनों से संपर्क किया था कि हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में मिल के लड़ें, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। तो इन बातों से हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, ये प्रमाणित जैसी बात है कि टीपू ने सभी धर्म, खास करके हिंदू धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलने की कोशिश की, और जो एक राजाओं का सामान्य चरित्र हो सकता है उससे उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन दिखाया। यहाँ तक इस बात की जानकारी हुई है कि हिंदू शासकों के द्वारा शासित ट्रावनकोर का इलाका, बड़ा इलाका जो तटीय क्षेत्र था और मैसूर की सीमा से मिलता था, वहाँ जो दलित महिलाएं थीं उनको शरीर ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। टीपू ने इसका विरोध ही नहीं किया, इसका सफाया करवाया। तो यह एक टीपू के विज़न को दिखाता है। टीपू, जहाँ तक सैन्य शक्ति की बात है, तो हम ये भारत के महान वैज्ञानिक, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को उद्धृत करना चाहते हैं। उन्होंने जिसका जिक्र किया है अपनी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर में, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि नासा के मुख्यालय में उन्होंने जब चित्र देखी, पेंटिंग देखी कि
कि टीपू मिसाइल के साथ हैं, और वो दृश्य था आंग्ल मशहूर युद्ध में किस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी के बदौलत अंग्रेज़ों को उन्होंने शिकस्त दिया, अंग्रेज़ों में दहशत पैदा कर दी, वो चित्र लगा हुआ था। अब्दुल कलाम उनको मिसाइल मैन कहते हैं, पहला मिसाइल का प्रयोग करने वाला। तो ये मिसाइल एक टेक्नोलॉजी की बात कौन कर सकता है जिसको एक विज़न हो, और मिसाइल को आधुनिकतम बनाने में उसमें लोहे और बारूद का प्रयोग करके उसको और घातक बनाने में टीपू ने खुद पहल की। उनको उन बातों की अच्छी जानकारी थी, उसमें वो व्यक्तिगत दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, लड़ाई कैसे लड़ी जाए, लड़ाई के कई जो सैन्य कौशल से संबंधित पुस्तक लिखी है। इसके साथ ही नौसेना का विकास टीपू ने नए ढंग से किया। फ्रांसीसी तकनीशियों की मदद से उनकी एक बड़ी योजना थी कि हम एक ऐसी आर्टिलरी ये डेवलप करें जो हमको नौसेना के साथ साथ हमारी सैन्य शक्ति को मजबूत कर बनाए। तो यह एक सोच की ही बात हो सकती है। साथ ही साथ युद्ध में जो एक कूटनीति की बात जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि टीपू ने जानकारी प्राप्त की, यूरोप से संपर्क किया, कई देशों से, खास करके फ्रांस से, कि जो टेक्नोलॉजी हैं दुनिया में प्रैक्टिस में उसको हम भी जानें और उसका प्रयोग करें। तो ये बातें सैन्य शक्ति के बारे में हैं, राजा के एक पक्ष के बारे में है कि वो किस तरह से राज चलाना चाहते हैं। उनका जो दूसरा पक्ष है कि शासन प्रबंध के बारे में उन्होंने कई नए प्रयोग किए, खास करके कर प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, और चूँकि जनता कृषक होती थी, प्रजा कृषक थी, इसीलिए कृषि के क्षेत्र में कैसे किसानों को सुविधा हो, और सिंचित भूमि का जो उन्होंने विस्तार किया, एक अभूतपूर्व बात है। कावेरी नदी के किनारे एक टेक्नो हब जैसा बनाने की उन्होंने कोशिश की कि कैसे पानी की शक्ति का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सुविधा दी जा सकती है, जिससे हमारे देश का सामर्थ्य बढ़ सकता है, हमारे राज्य का, मैसूर का। इसके साथ ही उन्होंने ये चीन से संपर्क करके, दक्षिण चीन में अपने विशेषज्ञों को भेज करके रेशम के कीड़ों के अंडे वहाँ से मंगवाए और यहाँ विकसित किया रेशम के कीड़ों का। रेशम उद्योग मैसूर में उन्होंने व्यवस्थित ढंग से विस्तृत किया। तो यह एक समझ को दर्शाता है कि टीपू का क्या नज़रिया था, वो अपने राज को, अपने शासन व्यवस्था को कहाँ तक, किस रूप में ले जाना चाहते थे। अब जहाँ तक राष्ट्र के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय समझ की बात है, वो भी गौर करने की बात है। वो ज़माना था जब फ्रांसीसी क्रांति का बिल्कुल प्रभाव था दुनिया में, और 3 नारे फ्रांसीसी क्रांति के, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, दुनिया में चर्चा में था। टीपू काफ़ी प्रभावित थे, इतने प्रभावित थे कि फ्रांसीसी क्रांति के केंद्र बिंदु में जो एक बड़ा रोल अदा किया, जैकोबिन क्लब, उसके वो खुद सदस्य थे। और भारत में भी उन्होंने अपने राज्य में क्लब बनाया, और वो क्लब ही नहीं बनाया, उन्होंने एक श्रीरंगपत्तनम में 1797 में एक वृक्ष लगाया, ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का वृक्ष। यह एक सोच को दर्शाता है, समझ को दर्शाता है कि राजा क्या सोचता है, राजा क्या करना चाहता है, राज को किस ओर ले जाना चाहता है। टीपू के बारे में और विस्तार से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिन चंद बातों की चर्चा करके हम एक निष्कर्ष पर आना चाहते हैं, यह मानना पड़ेगा कि टीपू एक खास तरह के राजा थे। और राजाओं का जो पहले ही ये बात उल्लेख में ध्यान में मैंने लाई, सामान्य जो चरित्र था उन दिनों, उनको ध्यान में रख करके ही टीपू का मूल्यांकन होना चाहिए। श्री गिरीश कर्नाड की बातें काफ़ी मायने रखती हैं। उन्होंने कहा कि टीपू का कर्नाटक में वही स्थान है, होना चाहिए, जो कि महाराष्ट्र में शिवाजी का है। लेकिन चूँकि टीपू मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको वह स्थान नहीं मिल पाया। तो यह एक सोच को बतलाता है, एक समझ को बतलाता है। गिरीश कर्नाड एक कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, वो एक रंगकर्मी थे,
सिनेमा से जुड़े हुए थे, ढेर सारी उन्होंने रचनाएं की, ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला। तो यह टीपू के एक मूल्यांकन की एक बड़ी कड़ी है, टीपू को किस रूप में देखना चाहते हैं। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है, तो उससे जो मैं निष्कर्ष के रूप में वो भी बात शामिल करना चाहता हूँ कि टीपू को इस रूप में देखना टीपू का अवमूल्यन जैसा होगा। हम शिवाजी की एक घटना को याद करते हैं। शिवाजी को अफजल खान ने बुलाया था, बात हुई और अफजल खान ने शिवाजी को ख़त्म करना चाहा, वार भी किया, लेकिन शिवाजी अपनी चतुराई से, अपने कौशल से, अपने सामर्थ्य से, अपनी वीरता से अफजल खान को मारने में सफल हुए। लेकिन किसने शिवाजी पर तुरंत वार किया? भास्कर कुलकर्णी ने, जो हिंदू थे लेकिन अफजल खां के साथ थे, उन्होंने शिवाजी पर हमला किया, वो भी शिवाजी के द्वारा मारे गए। मतलब ये बातें क्या बतलाती हैं कि वास्तव में धर्म के आधार पर किसी राजा का एक चरित्र नहीं तय किया जा सकता। और राजाओं का जो एक सामान्य चरित्र होता था, वो अपने सैनिक का विस्तार, सक्षम आदमी को वो साथ रखना चाहते थे, यही बातें ज़्यादा मायने रखती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ लगभग 6 दशक तक भारत में निश्चिंत जैसे हो गए और भारत के शोषण दोहन का उनको एक खुला छूट मिला। ये बातें टीपू सुल्तान के बारे में संक्षिप्त में हैं। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।